जी के पूर्णतः आशीर्वाद से आज किसान के खेत भी हरा भरा होगा, हर घर में नल के द्वारा जल भी होगा और राजस्थान समृद्ध होगा। उसी के साथ राइजिंग राजस्थान का जो ऐतिहासिक प्रथम वर्ष में सफलतम कार्यक्रम हुआ और उसके बाद आज श्री गणेश हो चुका। ये चौओर जो राजस्थान के विकास के लिए विकास पुरुष के रूप में मुख्यमंत्री जी को हम लोग देख रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने जो कार्य कर दिए, अभी जो 5 साल में सरकार कांग्रेस की नहीं कर पाई, सिर्फ झूठी घोषणाएं कर पाई, तो मैं मानता हूं कि एक वर्ष ऐतिहासिक रहा और दूसरा जो 2025 अब जो बजट है वो भी ऐतिहासिक होने वाला है। अगला जो सत्र का बजट जो शुरू हो रहा है, मैं मानता हूं कि ये राजस्थान सरकार का जितने भी किए हुए कार्य हैं उसी का आशीर्वाद जनता ने दिया कि पुनः उपचुनाव में हमें ऐतिहासिक विजय भी प्राप्त हुई। अक्सर ये देखा गया है सर कि विधानसभा में 200 विधायक पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा भी कर पाते हैं। इसको लेकर अध्यक्ष जी ने कहा कि आज हमने बात करवाई, तो आपको लगता है विधानसभा में बदली गई है, कुछ रंग बदलाव हुए हैं, कारपेट का रंग बदला है? देखिए, प्रकृति का स्वभाव है परिवर्तन और विधानसभा में भी परिवर्तन हो रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन हाँ, पूजा, प्रार्थना, हवन, यज्ञ, वास्तु, ये हमारा भारतीय अध्यात्म विज्ञान भी है, शास्त्र मत भी है और वेदों से निकला हुआ रहस्य है जिसका उपयोग लेने पर लाभ ही है। वास्तु पूर्णतः एक विज्ञान है, साइंस है, तो इसे समझने की आवश्यकता। अगर कुछ परिवर्तन हुआ है तो अच्छे के लिए हुआ है, लाभ के लिए हुआ है। इसमें स्वागत करना चाहिए कि अगर वास्तु के हिसाब से भी कुछ परिवर्तन हो रहा है तो बहुत खुशी की बात है, अच्छा रहेगा, इससे कुछ लाभ ही मिलेगा। और 200 विधायक बिना किसी व्यवधान के संपूर्ण राजस्थान के विकास के लिए सामूहिक बैठकर यहाँ विधानसभा में कार्य करते रहेंगे बिना किसी अवरोध के, तो राजस्थान का विकास 50-100 साल की फाउंडेशन वो रखने का काम होगा। तो इसलिए अच्छी बात है कि 200 विधायक स्वस्थ इस विधानसभा में अपना काम करें, संपूर्ण विधानसभाओं का काम करें। उसके लिए अगर हमारे सभापति महोदय ने कुछ कार्य करवाया, कुछ परिवर्तन कराया, कुछ अच्छे के लिए, सबके लाभ के लिए करवाया, तो उसका बहुत बहुत मैं धन्यवाद मेरी ओर से साधुवाद करता हूं और उनका प्रयास नवाचार वो सफल होगा। ठीक है। वो कोई कह रहा था आज की सूर्य नमस्कार पे आपत्ति है उनको, किसी के पेट में दर्द हुआ बताए? हाँ, बोलो। विपक्ष ने सूर्य नमस्कार पर सवाल उठाया और आपत्ति जताई। इसके खिलाफ मुस्लिम संगठन है, उन्होंने कहा कि इसको वो करना चाहिए। जिनको सूर्य नमस्कार से आपत्ति है उनको अब सूर्य के दर्शन से भी आपत्ति होगी। थोड़े दिनों में वो कहेंगे धूप भी बंद कर दो, सूर्य का उगना भी बंद कर दो, और इस सूर्य भगवान का नाम आते ही कहीं ना कहीं पेट में दर्द होने लगेगा। सूर्य नमस्कार एक पूर्णतः इस शरीर का सर्वांग एक्सरसाइज है, मन चित्त की शांति के लिए पूर्णतः एक्सरसाइज है। सूर्य नमस्कार जो है वो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए, सबके लिए ही उपयुक्त है। सूर्य नमस्कार, योग, प्राणायाम आज देश नहीं अपितु पूरी दुनिया में प्रख्यात है, पूरी दुनिया में लोग करते हैं। और यहाँ देश में रहने वाले को सूर्य नमस्कार से भी आपत्ति है। मैं कहूंगा उनको सूर्य नमस्कार से आपत्ति है, मुझको मदरसों से आपत्ति है। और सर्वांग विकास चाहिए तो सारे अध्ययन होने चाहिए और संस्कृत का अध्ययन अति आवश्यक होना चाहिए। इसलिए जिनके पेट में दर्द हो रहा सूर्य नमस्कार से वो न करें, लेकिन बच्चों के विकास के लिए और हम सबके स्वास्थ्य लाभ के लिए, मन चित्त की सबकी शांति के लिए सबको योग और सूर्य नमस्कार से जुड़ना चाहिए और विद्यालयों में अनिवार्य होना चाहिए। मैं तो कहूंगा सूर्य नमस्कार के साथ साथ, प्राणायाम के साथ साथ विद्यालयों में हमारा दैनिक पंचांग, जो भारतीय कैलेंडर जिसे हम पंचांग कहते हैं, तिथि, त्योहार, उत्सव, दिवाली, होली, हम जो रोज मानते हैं, प्रतिदिन की तिथियों का, उत्सवों का हम रोज मानते हैं पंचांग से, उस पंचांग का वाचन और अध्ययन प्रत्येक विद्यालय में होना चाहिए। और अंग्रेजी कैलेंडर का भी जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो भारतीय कैलेंडर हमारा पंचांग है, वो भी विद्यालयों में अनिवार्य होना चाहिए। मदरसों में संस्कृत का अध्ययन कराओ ना आप, या कौन से सारे मुशायरे कराने हैं? कौन से क्या मुशायरे कराने? मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का क्या विकास हो पा रहा है ये बताएं। मदरसों, हम कह रहे हैं कि मदरसों में स्कूल चालू करो, मदरसों के अंदर सारे शिक्षा का अध्ययन कराना शुरू करो,
उनको सभी सिलेबस पढ़ाना चाहिए ताकि वो बच्चे भी मुख्य धारा से जुड़ें, रोजगार से, व्यापार से और डिग्रियां लेकर बड़े बड़े संस्थानों में काम करें, न कि खाली वो वहां तक फंसे रहें और वोट बैंक तक लोग उनको इस्तेमाल करें। इसलिए उन बच्चों का विकास, उनका अध्ययन उनका अधिकार है, वो अधिकार उनको मिलना चाहिए और खाली मदरसों के माध्यम से उनका विकास संभव नहीं है। और खाली मदरसों से क्या हो रहा है वो आपको पता है, कश्मीर आप हमने देखा है मदरसों से निकलने वाले बच्चे क्या किए हैं। इसलिए बच्चों को और अध्ययन भी की आवश्यकता है, इसलिए बाकी अध्ययन भी मदरसों को बंद करके और बाकी अध्ययन उनमें चालू करना चाहिए ताकि उन बच्चों का विकास हो पाए। सर, मदरसों की तरह गुरुकुल की भी स्थापना होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, गुरुकुल और बढ़ाने चाहिए और गुरुकुल की पद्धति पर अगर अध्ययन करेंगे तो ये माने हमारे जैसे ऋषि महामुनि उस जमाने के इतिहास वैज्ञानिक थे, उनके लिखे ग्रंथों पर पुनः शोध हो रहा है और उनकी गणनाएं आज तक हम लोग उस पर चल रहे हैं, तो ये माने गुरुकुलों से लाभ ही होने वाला है। इसलिए मदरसों की आवश्यकता नहीं है, गुरुकुलों की आवश्यकता है। संस्कृति को बचाने के लिए संस्कृत की आवश्यकता है और उन सभी बच्चों को, पढ़ने वाले मदरसों को सभी अध्ययन उनका अधिकार है, वो भी उनकी आवश्यकता है। महाराज जी, अभी आपकी सरकार भी है, विधानसभा भी कर रही है, क्या आपको नहीं लगता कि एक तरफ जो संस्कृत विद्यालय हो या महाविद्यालय है वो मतलब क्या गुरुकुल, अब जो आपको नहीं लगता गुरुकुल भी खोलने चाहिए प्रदेश के अलग अलग? आप निश्चिंत रहें, ये आपका सवाल मेरा भी सवाल था, लेकिन जब सरकार आई भारतीय जनता पार्टी की